अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्निंग विद जीनियस। मैं हूं सर उवैस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो हमने क्लास 10 फ़िज़िक्स की न्यू बुक के लेक्चर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में वेव के बारे में देखा था और फॉर्मेशन ऑफ वेव के बारे में देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर आप वो वाला लेक्चर देखे बगैर इस वीडियो पर आए हैं तो सबसे पहले आपने वो वाला लेक्चर देखना है, जब भी आपको ये वाला लेक्चर क्लियर होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव मोशन, के वेव मोशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और इसके अलावा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, और मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे कि उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव मोशन, कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती है वेव्स की। अच्छा, एक हमारे पास टाइप्स होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव को। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल पे जाने से पहले एक एनिमेशन वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सामने आपके पास वीडियो शो हो रही होगी, आप इसके अंदर देखें। इस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है कि जो वेव है वो तो आपको आगे मूव करते हुए दिखाई दे रही होगी, कि वेव जो है इस तरह आगे मूव कर रही है। वेव क्या कर रही है? आगे मूव कर रही है। लेकिन आप वेव के किसी भी एक पार्टिकल को देखो, वेव के आप किसी भी एक पार्टिकल को देखो, वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। बज़ाहिर तो वेव आपको आगे मूव करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसका किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर आप गौर करो, उसका पार्टिकल क्या कर रहा है? अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा। देखें इस एनिमेशन को, आप दोबारा गौर से देखें इस एनिमेशन में हो क्या रहा है कि वेव जो है वो तो आगे मूव कर रही है, लेकिन उसके पार्टिकल अपनी ही जगह पर अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है क्या? वेव। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है? वेव। अब देखो, वेव तो आगे प्रोपोगेट कर रही है। वेव क्या कर रही है? आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन उसके पार्टिकल क्या कर रहे थे? अप एंड डाउन मूव कर रहे थे। अप एंड डाउन मूव कर रहे थे। देखिए, अगर कोई भी चीज़ इस तरह आगे जा रही है और दूसरी चीज़ उसके परपेंडिकुलर है, या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो वो उसके साथ कौन सा एंगल बनाएगी? 90 का। तो 90 के एंगल का मतलब है कि वो चीज़ उसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बिल्कुल इसी तरह देखें, वेव की मोशन तो आगे है, इस तरह वेव आगे जा रही है, लेकिन उसके पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वेव आगे जा रही है और उसके पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस तरह की वेव क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। देखो डेफिनेशन पे क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जिसके अंदर वेव की मोशन तो स्ट्रेट है, वेव की मोशन तो वो स्ट्रेट जा रही है, लेकिन उसके पार्टिकल उस वेव मोशन के क्या है? परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। जिस तरह आपने एनिमेशन के अंदर भी देखा, वेव तो स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन उसके जो पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। अगर देखें ये ऊपर जा रहा है तो क्या कर रहा है? 90 का एंगल बना रहा है। अगर वेव नीचे की तरफ भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो जब भी यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 का ही एंगल बन रहा है। तो बिल्कुल इजी करके मैंने आपको बताया कि ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स है जिसके अंदर वेव मोशन तो स्ट्रेट मूव कर रही है, लेकिन उसके जो पार्टिकल हैं वो वेव मोशन के क्या हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे जा रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल हमारे पास क्या क्या हो सकती है? एक तो हमारे पास है वाटर वेव। वाटर वेव भी हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स है। इसके अलावा हमारे पास हैं लाइट वेव्स, जो लाइट के अंदर से वेव्स निकलती हैं, वो भी हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। क्यों ट्रांसवर्स वेव्स है? क्योंकि
उनकी मोशन तो इस तरह स्ट्रेट डायरेक्शन में है, इस तरह मूव कर रही है, मतलब उनके जो पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। जो लाइट वेव हमारे पास होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। अच्छा, अब देखें ट्रांसवर्स वेव्स के सामने मैंने यहाँ पे इसकी 3 करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। ये जो तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ही है। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड को यहाँ पे हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, क्या है, इस तरह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, वेव। अच्छा अब देखो, ये वेव जो होती है ना, ये इक्वल मतलब कि प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो नीचे भी वही साइज़ होगा, तो यहाँ मुझसे छोटा बन गया। अच्छा, अब देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है। देखिए मीन पोजीशन, ये वेव का क्या है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से लेकर वेव का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम का मतलब जहाँ पर वेव सबसे ऊंची बन रही है। अब देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम है, नहीं, इससे मैक्सिमम भी क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, सबसे ऊंचा ये पॉइंट है। तो वेव के अंदर वो डिस्टेंस जो उसका मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, वेव। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये नीचे भी तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। बिल्कुल, ये तो मुझसे छोटा बन गया लेकिन ये बड़ा होना चाहिए। ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही वेव का ये वाला भी बनेगा। तो वेव का मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। अच्छा देखें, एम्पलीट्यूड आपका डिस्टेंस है ना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपके पास क्या होगा, मीटर। अब एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। देखें, बॉडी तो वाइब्रेटिंग ही है, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि इसके पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन से लेकर उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम है। जैसे कि यहाँ पर ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अच्छा, अब हम आते हैं क्रस्ट के ऊपर। क्रस्ट क्या है, क्रस्ट भी जो है ट्रांसवर्स वेव की ही करेक्टरिस्टिक है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं ऐसे ही समझाऊंगा कि ये वेव है और यहाँ पर आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। देखिए, अब देखिए वेव का जो मैक्सिमम पॉइंट है, अब डिस्टेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वेव का जो अपर मतलब कि वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका मैक्सिमम पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। देखिए, ये नीचे वाला नहीं देखेंगे, नीचे वाला अब नीचे बताता हूँ। ट्रफ के अंदर ये वेव का देखिए मैक्सिमम पॉइंट। अब डिस्टेंस की बात नहीं हो रही कि मैक्सिमम डिस्टेंस, अब बात हो रही कि उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है। अब मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, ये, या आप ये भी कह सकते हैं कि अपर पॉजिटिव पॉइंट, अपर पॉजिटिव पॉइंट के वेव का जो अपर पॉजिटिव पॉइंट जो है वो भी क्या है, आपका क्रस्ट है। जैसे कि यहाँ पर ये भी क्या है, इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये भी आपके पास यहाँ क्या कहलाएगा, क्रस्ट कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम आते हैं। लिखा हुआ है कि अ पॉइंट ऑन अ सरफेस, के वेव की सरफेस के ऊपर ऐसा पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम एट मैक्सिमम, जहाँ पे जो वेव बन रही है, वेव जाहिर सी बात है मीडियम के अंदर ही बनती है वेव, तो जहाँ पर ये वेव बन रही है उसका ये मैक्सिमम पॉइंट जो है, सबसे ऊंचा पॉइंट, डिस्टेंस नहीं, सबसे ऊंचा पॉइंट क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रफ के ऊपर। तो बिल्कुल वेव के ज़रिए इसको हम समझेंगे कि ये आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, वेव प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अब देखिए वेव का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट, आप यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, लेकिन उसका ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये आपके पास क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। जैसे कि ये आपका पॉइंट है, मीन पोजीशन से लेकर ये आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं सॉरी पॉइंट जो है, डिस्टेंस हमने किस में देखा था, एम्पलीट्यूड में। क्रस्ट और ट्रफ एक पॉइंट है। क्रस्ट ऐसा पॉइंट है कि वेव के ऊपर वाले हिस्से का मैक्सिमम पॉइंट,
और वेव के नीचे वाले हिस्से का ये पॉइंट क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। अब हम मेरी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि वेव का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका ये जो मीन पोजीशन से लेकर पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी ट्रांसवर्स वेव्स के हवाले से, और ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर ही आती है। पहली है एम्पलीट्यूड, क्रस्ट और ट्रफ। तो उम्मीद है कि ये वाली जो टाइप्स है ये आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो एक टाइप्स हमने देखी ट्रांसवर्स वेव्स, जो आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सेकंड टाइप हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अच्छा, इसको भी मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, जो वीडियो आपके सामने चल रही होगी। अच्छा, अब देखें इसके अंदर भी देखें जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी स्ट्रेट ही है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर भी जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो वेव भी किस तरह मूव कर रही है, स्ट्रेट प्रोपगेट कर रही है। सामने आपके पास शो हो रही होगी वीडियो। और अब इसके पार्टिकल को देखो, किसी भी एक पार्टिकल को आप गौर से देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के, कि उसके अंदर क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो हैं इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। किस तरह, इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे आप अगर पूरी वेव देख रहे हो ना तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि पार्टिकल यूं आगे जाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर गौर करो कि उसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल ऐसे आगे जा रहा है, थोड़ा सा पीछे आ रहा है, बस इस तरह अपनी जगह पे सब पार्टिकल इसी तरह मूव कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर करती है, लेकिन पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं करती। पार्टिकल अपनी ही जगह पर रहकर वाइब्रेट होता है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो में क्या हो रहा है कि जो वेव है वो तो इस तरह मूव कर रही है स्ट्रेट, लेकिन उसके पार्टिकल अपनी ही जगह पर इस तरह, सारे पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर इस तरह बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिए ये आपके पास समझो कि स्प्रिंग की जो वेव्स होती है ना वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती है। ये हमारे पास स्प्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही। अब देखिए वेव तो इस तरह स्ट्रेट जा रही है, वेव तो इस तरह स्ट्रेट मूव कर रही है, लेकिन उसके जो पार्टिकल है ना वो भी वेव की डायरेक्शन में ही, वो मूव नहीं कर रहे, लेकिन वो वेव की डायरेक्शन में ही इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर ही पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उसी डायरेक्शन में पार्टिकल, मतलब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में, अगर आपके पास ये 2 मार्कर से हम एग्जांपल लेते हैं, ये वेव की डायरेक्शन है और यही इसके पार्टिकल की भी डायरेक्शन है। तो जब दोनों, कोई भी 2 चीज आपस में एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसका मतलब है वो दोनों चीजें आपस में पैरेलल हैं। तो ऐसी वेव्स जिसके अंदर जो डायरेक्शन वेव की मोशन की है उस वही सेम डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब पैरेलल हैं। तो ऐसी वेव जिसके अंदर जो वेव की मोशन के डायरेक्शन है वही उसके पार्टिकल की भी होगी, तो उस तरह की वेव हमारे पास क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती हैं। अच्छा, तो आप अब डेफिनेशन के ऊपर इसकी आते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो वेव्स हैं दैट ट्रेवल इन अ पैरेलल डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। के लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिस डायरेक्शन के अंदर वेव मोशन मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर वेव के पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस टाइप की वेव आपके पास क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है कि सबसे पहले साउंड वेव्स। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये शख्स है, अगर ये बात करता है तो साउंड वेव इस तरह प्रोड्यूस होती है स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो वेव भी स्ट्रेट जा रही है और उसके पार्टिकल भी इस तरह क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे पीछे इस तरह क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी से हम कहते हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद स्प्रिंग, वेव इन स्प्रिंग। तो ये 2 एग्जांपल है, एक साउंड वेव और दूसरी क्या है, वेव इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर भी जो वेव प्रोड्यूस होती हैं
वो भी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। तो ये दो टाइप्स आपको समझ आ गई होगी। ट्रांसफर वेव्स के अंदर पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल में वेव की मोशन के उसके पार्टिकल उसी पैरेलल होते हैं उसके। अच्छा, अब देखें लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर एम्पलीट्यूड, क्रस्ट और ट्रफ नहीं आता। लॉन्गिट्यूडिनल के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक यूज होती हैं, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्रेशन क्या होता है। ऐसे कंप्रेशन के लिए मैंने स्प्रिंग की वेव की यहाँ डायग्राम बनाई हुई है। अब देखिए ऐसा रीजन या ऐसी जगह, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहां पर वेव के जो पार्टिकल हैं वो आपस में क्या है, करीब करीब है। तो देखें इस स्प्रिंग वाली वेव्स की सिर्फ आप देखें, यहाँ पर वेव के पार्टिकल का यहाँ पे करीब है, यहाँ पे करीब है। तो वेव के अंदर ऐसी जगह जहां पर पार्टिकल आपस में करीब है तो क्या कहलाता है, कंप्रेशन। कंप्रेस का वर्ड सुना है ना, क्या इस चीज को कंप्रेस कर दो, दबा दो, तो इसी तरीके से है। अब देखें ये साउंड वेव है, क्या है, साउंड वेव। तो साउंड वेव के अंदर आप देखें यहां पर पार्टिकल एक दूसरे के करीब है, तो ये हिस्सा क्या है, कंप्रेशन है। यहां पर पार्टिकल एक दूसरे के करीब है, तो ये हिस्सा भी क्या है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ रीजन, ये एक ऐसी जगह है, whose turn of particle are closer together, जहां पर पार्टिकल आपस में क्या है, करीब हैं। तो ये कंप्रेशन सिर्फ यूज होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए। अच्छा, उसके बाद है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन क्या है, इसका उलट ही आप कर लें, जहां पर वेव के पार्टिकल एक दूसरे से अपार्ट हैं, मतलब दूर दूर हैं, तो वो हिस्सा आपका क्या कहलाता है, रेयरफेक्शन। जैसे इस हिस्से को देखें और यहाँ पर इस हिस्से को देखें, ये भी क्या है, दूर दूर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेयरफेक्शन। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने साउंड वेव के लिए भी यहाँ डायग्राम बनाई हुई है। ये हिस्सा देखें, यहाँ पर पार्टिकल जो है दूर दूर है, तो ये हिस्सा भी आपका क्या कहलाएगा, रेयरफेक्शन। यहाँ पर देखें ये भी पार्टिकल आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये हिस्सा भी आपका क्या कहलाएगा, रेयरफेक्शन। साथ में बुक भी चल रही होगी, आप साथ साथ उस बुक से भी देख सकते हैं डेफिनेशंस वगैरह, अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अगर ये आपको लिखा हुआ छोटा नज़र आ रहा है तो आप इसको लैंडस्केप में कर लें मोबाइल को, ताकि आपको बुक भी सही नज़र आए और जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ भी आपको क्लियर तौर पर नज़र आए। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक आती है, कंप्रेशन, जहाँ पर वेव के पार्टिकल नज़दीक नज़दीक हो, जिस तरह मैंने यहाँ बताया, और रेयरफेक्शन, जहां पर वेव के पार्टिकल दूर दूर हो। अच्छा, रेयरफेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज अ रीजन whose turn of particle are further apart, के वेव के अंदर वो रीजन जहां पर वेव के पार्टिकल एक दूसरे से अपार्ट का मतलब होता है फासले पर, बहुत ज्यादा फासले पर, जहां पर वेव के पार्टिकल क्या हो, फासले पर, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, या वो कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाती है, रेयरफेक्शन। तो उम्मीद है ये दो आपको उसकी टाइप समझ आ गई होगी वेव्स की। एक आपके पास है ट्रांसफर वेव्स, और उसकी मैंने करेक्टरिस्टिक भी बताई कि वो तीन करेक्टरिस्टिक सिर्फ ट्रांसफर वेव्स के लिए ही यूज़ होगी। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बताया क्या है, और इसकी जो दो प्रॉपर्टीज, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए ही यूज़ होगी। अब आगे हम देखते हैं डिफरेंस हमारे पास है कि मेजर डिफरेंस अक्सर पेपर में आता रहता है कि मैकेनिकल वेव्स क्या हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। अच्छा, तो अब हम डिफरेंस देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जितनी भी वीडियोस के अंदर मेहनत की जा रही है सब आपके लिए ही है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी आप क्या करें, लाइक करें, और उसके अलावा जो भी लेक्चर के अंदर मसला है, कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा होगा, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और एक बात और के नोट्स जो हैं इस कंप्लीट बुक के आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स के ऊपर काम चल रहा है, और जल्दी नोट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर आपको शेयर कर दिए जाएंगे, नोट्स का बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से नोट्स दिए जाएंगे। और इस बुक के न्यूमेरिकल्स और सेल्फ असेसमेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। अच्छा देखें, पहला डिफरेंस मैं पढ़ता हूँ, साथ में बुक भी चल रही है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी बुक पढ़ी हुई है तो आप अपने पास खोल के भी उसको वहाँ पर देख सकते हैं।
देखिए मैकेनिकल वेव्स का क्या लिखा हुआ है कि मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव डेट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसको प्रोपगेट करने के लिए, मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम के बगैर ये मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल जैसे कि साउंड वेव है, साउंड वेव को क्या चाहिए, एयर के पार्टिकल चाहिए मूव करने के लिए। जब पार्टिकल होंगे जब भी वो वाइब्रेट करते हुए साउंड क्या करेगा, आगे ट्रेवल करता जाएगा। अगर हम बीच में से वैक्यूम कर दें या एयर को निकाल दें तो वो वॉइस हमें सुनाई नहीं देगी, साउंड हमें सुना ही नहीं देगा, क्योंकि बीच में से मीडियम ही निकल गया। जिस तरह वाटर है, वाटर वेव्स के लिए क्या है, वाटर मीडियम लाजमी चाहिए वेव को ट्रेवल करने के लिए। तो आपने इतना याद रखना है, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मीडियम ये वेव्स मूव नहीं कर सकती। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अच्छा इसको शॉर्ट में EM भी हम लिखते हैं, अक्सर बुक में EM भी लिखा हुआ होगा। तो EM वेव आर सच वेव डेट डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अच्छा देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसा कि सूरज में से जो वेव्स आ रही हैं, अब ऊपर तो कोई भी मीडियम नहीं है, सूरज से वेव कहाँ पे, अर्थ पर आ रही है, तो सूरज के करीब हमारे पास कोई मीडियम नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता। पहला डिफरेंस तो हो गया, मैकेनिकल वेव्स को मूव करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, सेकंड के ऊपर आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग मोशन इन अ रिस्पेक्टिव मीडियम। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो मैकेनिकल वेव्स है ना, वो वाइब्रेटिंग जो पार्टिकल होते हैं उसके थ्रू ही आगे जाती है या प्रोड्यूस होती है। कैसे, अभी हमने ट्रांसफर वेव्स देखा, ट्रांसफर वेव्स के अंदर पार्टिकल वेव इस तरह मूव कर रही थी और उसके पार्टिकल क्या अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे थे। तो वाइब्रेशन हो रही जब भी तो वेव क्या कर रही है, आगे जा रही है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था कि वेव इस तरह आगे की तरफ मूव कर रही है। सारी वेव्स आपको आगे की तरफ ही मूव करते हुए नजर आएगी। वेव आगे की तरफ मूव कर रही है लेकिन उसके पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, इस तरह आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफर वेव्स के अंदर ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो दोनों वेव्स के अंदर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं जब ही वेव क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, बस ये समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस होने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरत होती है। इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रो से मतलब इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिक जो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह बनती है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल भी, तीसरे पॉइंट में एग्जांपल भी है कि साउंड वेव्स, जाहिर सी बात है साउंड वेव भी क्या है आपके पास, मैकेनिकल वेव्स। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम चाहिए, मीडियम रिक्वायर्ड है मूव करने के लिए। वाटर वेव जिस तरह प्रोड्यूस होती है पानी के अंदर, तो इसको भी क्या रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है प्रोपगेट करने के लिए। अच्छा, सेस्मिक वेव आपके पास कौन सी वेव्स हैं? देखिए, सेस्मिक वेव्स आपके पास ऐसी वेव्स हैं जब अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक के नतीजे में ज़मीन के नीचे वेव प्रोड्यूस होती हैं, तो वो वेव्स भी आपके पास क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव हैं। अच्छा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल देख लेते हैं। रेडियो वेव्स जैसे आपके पास है, उसको भी मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम के बगैर ही मूव करती है। माइक्रोवेव्स ओवन, जो माइक्रोवेव्स ओवन आपके घर में होते हैं, वो भी क्या वेव, उसको भी मीडियम नहीं चाहिए। लाइट वेव, जैसे अभी मैंने बताया कि लाइट वेव को भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। अल्ट्रावायलेट वेव और इंफ्रारेड वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही एग्जांपल्स हैं। अच्छा, चौथे पॉइंट में क्या लिखा है कि मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, के जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव भी आपके पास मैकेनिकल वेव्स है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर वेव्स को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी क्या चाहिए, मूव करने के लिए मीडियम ही चाहिए। जिस तरह मैंने पीछे जब उसके टाइप्स बताई, टाइप्स में मैं ये कंप्लीट डिटेल में बता के आ चुका हूँ
कि ट्रांसफर वेव्स क्या है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कंप्राइज ऑफ ट्रांसफर वेव्स इन नेचर। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेचर के अंदर ट्रांसफर वेव से मिलती है। कि अब देखें, ये बात आपने गौर से समझनी है, ये क्यों कहा जा रहा है। अब देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इस तरह मूव करते हुए आती है, वेव आगे की तरफ जाती है और उसके जो पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, मतलब वेव की डायरेक्शन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये चीज़ किसके अंदर थी, ये चीज़ ट्रांसफर वेव्स के अंदर भी थी ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नेचर में है वो ट्रांसफर वेव की नेचर को फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि वेव मीडियम की इसको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, लेकिन नेचर इसकी क्या है, ट्रांसफर वेव से। किस वजह से? क्योंकि वेव तो आगे जा रही है लेकिन उसके पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर अप एंड डाउन मूव करते हैं, इस वजह से। अच्छा, पांचवा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। अभी मैंने बताया वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी मीडियम ना हो। जैसे कि हम दो शख्स बात कर रहे हैं, दो शख्स अगर यहाँ पर खड़े हैं तो उनके बीच में मीडियम क्या, एयर। अगर हम इसको वैक्यूम कर दें, एयर को हटा दें, तो हाँ साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी। तो जहाँ पर वैक्यूम है वहाँ पर मैकेनिकल वेव्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकती या प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इससे कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी मूव कर सकती है। उसकी वैक्यूम के अंदर स्पीड कितनी होगी, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास बहुत ही, ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट भी है, ये स्पीड ऑफ लाइट भी है। मतलब कि इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरज से ज़मीन पर लाइट चंद सेकंड के अंदर आ जाती है। तो उसी स्पीड के अंदर या उससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती हैं। मतलब कि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है मैकेनिकल वेव्स के मुकाबले में। अच्छा, लास्ट पॉइंट थोड़ा आपने समझना है गौर से। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू देयर मीडिया एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। कह रहा है कि जो मैकेनिकल वेव्स है ना, उसकी जो स्पीड है वो मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहती है। किस तरह? अच्छा, अगर हम यहाँ पे साउंड वेव की बात करते हैं, साउंड वेव हमारे पास क्या है, एक मैकेनिकल वेव्स हैं। देखिए, साउंड वेव जो एयर में होगी, एयर में आपको साउंड सही सुनाई देगा क्योंकि एयर एक अच्छा मीडियम है साउंड के लिए। तो साउंड जो है एयर में उसकी स्पीड कुछ और होगी साउंड की। अगर वही हम साउंड को वाटर के अंदर ले जाएं, अगर मीडियम चेंज कर दें, तो वहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कुछ और होगी। तो जिस तरह मीडियम चेंज होता रहेगा उस तरह मैकेनिकल वेव्स की स्पीड भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडिया एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ओवरव्यूज़ का दे रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ऑप्टिकल मीडियम, जो भी ऑप्टिकल मीडियम का मतलब गिलास, एक शीशा है आपके पास, उसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो उससे मुकाबले में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर अगर एयर के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी। अगर यहाँ पर मैं आगे शीशा रख देता हूँ तो उसमें से जब वेव्स गुजरेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो आपके पास ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कुछ चेंज होता है, और बाकी चीज़ें हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। अब जैसे कि डेंसर मीडियम, अगर आपके पास हाई डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का मतलब जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, इस तरह पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो ये डेंसर मीडियम कहलाता है। तो इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन स्पीड कुछ और होगी। अगर यहाँ पर हम बात करें लो डेंसर मीडियम है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर हैं, जैसे एयर में पार्टिकल क्या हैं, बहुत ही फासले पर हैं,
और ग्लास की बात करें तो वहाँ पर पार्टिकल क्या है, बहुत ही कंडेंस है, मतलब कि बहुत ही करीब करीब हैं। तो जहाँ पर पार्टिकल करीब होंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ और होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। तो आपने इतना याद रखना है कि मैकेनिकल वेव जो है ना मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि मीडियम की नेचर क्या है, मीडियम किस नेचर का है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपने ये हो सकता है कि एमसीक्यूज़ में भी आ जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम के किस नेचर पे डिपेंड करती है और मैकेनिकल वेव्स किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आपने अच्छा आप देखें पेपर में तो आपने इतने सारे डिफरेंस नहीं लिखने, ये तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। अगर आप अपना मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये सारे डिफरेंस क्या होंगे, समझने होंगे। तो जब ही आपको मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर सही मानों में समझ आ सकता है कि फ़र्क क्या है। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको तमाम चीज़ें समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। खुदा हाफिज़।